सम्मानित साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, आदरणीय मिश्रा जी जिनका हमको बेसब्री से इंतजार था, वो हमारे गार्डन के बाहर आ चुके हैं। सभी लोग धैर्य का परिचय दें। मेरे सम्मानित भाइयों, कोई बाहर नहीं जाएगा हॉल से, प्रांगण से कोई बाहर नहीं जाएगा। आप बैठिए। सभी सम्मानित साथी अपना स्थान ग्रहण करें। सभी सम्मानित साथी धैर्य का परिचय दें। सभी सम्मानित साथियों से मेरा निवेदन है, धैर्य का परिचय दें। और वो कहीं आपको उनको देखने जाने की आवश्यकता नहीं है, वो यहीं आपके सामने यहीं विराजेंगे, यहीं आके बैठने वाले। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण के सम्मान में, मैदान में, ब्राह्मण के सम्मान में हाथी नहीं गणेश है, हाथी नहीं गणेश है, हाथी नहीं गणेश है, हाथी नहीं गणेश है। दोनों हाथ खड़े करके मुट्ठी बांध के आपके प्रिय सांसद जी आदरणीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी का जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था, वो आ चुके हैं। और मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, अपना अपना स्थान ग्रहण करें, नहीं तो ये मीटिंग जो है बाकी मेरे जो प्रभु समाज के, जो ब्रह्म समाज के जो व्यक्ति बैठे हुए, सम्मानित साथी बैठे हुए हैं, वो मिश्रा जी को देखना चाहते हैं। भाइयों आदरणीय भाइयों, सम्मानित साथियों, सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। प्रिय मेरे सम्मानित साथियों, मेरे आदरणीय बड़े भाइयों, मेरे मीडिया बंधुओं, मैं ब्राह्मण समाज के लोगों से आग्रह करूंगा कि वो सम्मान में
कृपया मंच पे आए और हमारे अतिथि माननीय सत्यदेव मिश्रा जी का स्वागत करें पुष्पमाला से। अब जैसे जैसे ब्राह्मण समाज के सम्मानित साथियों को बुलाया जा रहा है, आदरणीय मिश्रा जी का सम्मान करें, एक एक करके सम्मान करें। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष और सभी सम्मानित ब्राह्मण समाज के जो प्रबंधकों से गुजारिश है कि वो माननीय बड़ी माला से 51 किलो की माला से स्वागत करें। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद परम आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा साहब का बड़ी माला पहनाकर स्वागत करते हुए बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा साहब जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा साहब जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, आगे की सूचना के लिए शांति से बैठ जाए, अपना स्थान ग्रहण करें। ब्राह्मण भाइयों से निवेदन है, कृपया शांति से बैठ जाएं और शांति का काम करें। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के। माननीय मिश्रा जी, आप सभी लोगों से मिलने आए हैं, आप सभी से बात करने आए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया स्थान ग्रहण करें, कृपया स्थान। और एक एक करके सभी ब्राह्मण भाइयों से निवेदन। श्री कामेश शर्मा जी आदरणीय मिश्रा जी का सम्मान करने के लिए मंच पर आए। श्री कामेश शर्मा जी। मैं ब्राह्मण समाज के साथियों से पुनः आग्रह करूंगा वो मंच पर आए और माननीय शर्मा जी का स्वागत करें, जिनको मैंने अभी बुलाया था। ब्राह्मण समाज मैं पुनः निवेदन करूंगा, बरौनी विधानसभा से आए मुस्लिम समुदाय से लोग, सभी लोग आए और माननीय मिश्रा जी का सम्मान करें। प्लीज जल्दी आइए। और हमारे लोधी समाज से लोग, बरौनी विधानसभा से जो लोग आए हुए हैं, सब लोग तो ना, कुछ लोग आ जाएंगे, भारी मात्रा में जो आप लोग आए हुए हैं, माननीय मिश्रा जी का सम्मान करें। श्री शिवकांत शर्मा अलीगढ़ मंडल के ब्राह्मण समाज सामाजिक भाईचारा कमेटी के संयोजक माननीय मुख्य अतिथि जी को दरबार भेंट करके स्वागत करेंगे। श्री तिलकराज यादव चेयरमैन हरिद्वार आए और आज के अवसर पर माननीय मिश्रा जी और माननीय मुकुंद साहब को प्रतीक चिन्ह भेंट करके स्वागत करेंगे। तिलकराज यादव जी, श्री तिलकराज यादव जी चेयरमैन हरिद्वार।
ये जिला पंचायत सदस्य तेनू पटेल जी, विकास शर्मा जी, माननीय मिश्रा जी का भगवान गणेश जी की प्रतिमा देकर के सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। जिन लोगों ने स्वागत कर लिया है कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं, मंच से नीचे सामने जाकर के बैठ जाएं। ये बरौनी विधानसभा से लोधी समाज से जो नरेंद्र शर्मा जी के साथ आए हुए हैं, वो आके माननीय मुख्य अतिथि महोदय का प्रतीक चिन्ह देकर के और सौंप देकर के सम्मान करें। बंजारा समाज से भी ये जिला पंचायत सदस्य है विकास शर्मा जी, माननीय राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी सांसद राज्यसभा माननीय सतीश मिश्रा जी का भगवान परशुराम की मूर्ति देकर के उनका सम्मान कर रहे हैं। ये बरौनी विधानसभा के लोग जल्दी आ जाएं। ये प्रेमपाल लोधी जी, लोधी समाज की ओर से बरौनी विधानसभा से नरेंद्र शर्मा जी के साथ माननीय मुख्य अतिथि जी का माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। रविंद्र पाठक जी भी उनका माला बुका देकर के स्वागत कर रहे हैं। जमा ब्लॉक की पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती विमला राज जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हैं, वो आकर के माननीय मुख्य अतिथि जी का भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा देकर के उनका सम्मान कर रही हैं। ये छत्री समाज से बरौनी विधानसभा से तलवार और सौल के साथ माननीय मिश्रा जी का, माननीय नरकुल दवे जी का, माननीय सांसद जी का स्वागत करेंगे। छत्तीस समाज से आपसे निवेदन आ जाइए। वकील समाज से भी बरौनी विधानसभा से जो लोग आए जल्दी आ जाइए, और हमारे वकील समाज से भी जो भी लोग आए हैं प्लीज आगे आ जाइए। ये अधिवक्ता संघ के लोग माननीय मुख्य अतिथि जी का प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मान कर रहे हैं। जिन साथियों ने स्वागत कर दिया है कृपया अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं। जिन साथियों ने स्वागत कर दिया है वो कृपया अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं। ये मूलचंद बघेल जी बरौनी विधानसभा से और श्री भोला बघेल जी बघेल समाज से बरौनी विधानसभा से जल्दी आए। नरेंद्र शर्मा जी जल्दी जल्दी बुलाओ सब लोगों को। नरेंद्र शर्मा जी जल्दी जल्दी बुलाओ। मूलचंद बघेल जी, भोला शर्मा जी। जिन लोगों ने स्वागत कर दिया है कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। विजयगढ़ नगर पंचायत के चेयरमैन श्री संजीव काका, श्री संजीव काका जी आए स्वागत कर चुके हैं, वो अपने स्थान ग्रहण करें। कृपया अपने अपने स्थानों पर बैठें। मेरा सभी से निवेदन है आप अपने अपने स्थान ग्रहण करें। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष श्री रतनदीप सिंह और रंजीत वाल्मीकि पार्षद दोनों मिलकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रतनदीप सिंह और जिला उपाध्यक्ष पार्षद रंजीत वाल्मीकि चांदी का मुकुट पहन करके स्वागत करते हुए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मिश्रा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मिश्रा जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मिश्रा जी संघर्ष करो। कृपया जिन साथियों ने स्वागत कर लिया वो कृपया चलते जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं। जितने भी अपने अपने स्थान पर बरौनी समाज से साधु समाज के लोग बहुत जल्दी आकर सम्मान कर लें, क्योंकि अब बोलने की घड़ी शुरू होने वाली है। भाइयों से मेरा निवेदन है सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मेरे सम्मानित साथियों सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अब अभी ये स्वागत सम्मान एक कार्यक्रम हो चुका। मैं सभी से निवेदन करूंगा अब आपके प्रिय मुख्य अतिथि महोदय बोलने वाले, आप सभी लोग अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें। कृपया स्थान ग्रहण करें।
सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो लोग स्वागत कर चुके हैं वो अपने अपने स्थान ग्रहण करें और कृपया मंच से नीचे आ जाएं। मेरा सभी से निवेदन है भाइयों, कृपया मंच से नीचे आ जाएं। और जो साधु समाज के लोग रह गए जो फलसा भेंट करना चाहते हैं बहुत जल्दी से आ जाए, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। मेरे सभी साधु समाज के भाइयों से निवेदन है जल्दी से आके आदरणीय मिश्रा जी का सम्मान करें। मेरे साधु समाज के भाइयों जल्दी से आइए, उधर से ही आइए भगवान, उधर से आइए, उधर से ही आ जाइए। और भैया जो लोग स्वागत कर चुके हैं वो कृपया अपने स्थान ग्रहण करें, वो मंच से नीचे आ जाए। आइए मेरे साधु समाज मेरे विप्र समाज के साधु समाज के सम्मानित गुरुजी मंच पे आए और बहुत जल्दी से आए। और जो मेरे सम्मानित साथी स्वागत कर चुके हैं माननीय मिश्रा जी का, वो अपना स्थान ग्रहण करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भगवान परशुराम, जय भगवान परशुराम। मैं अब इसी कड़ी स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बड़े भाई श्री नरेंद्र शर्मा जी से मैं आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी का स्वागत करने के लिए मंच पर आए। श्री नरेंद्र शर्मा जी मंच पर आए और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी का स्वागत करें। और हाथी बैठ करके हमारे बड़े भाई नरेंद्र शर्मा जी ने आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी का स्वागत किया। और साथ साथ हमारे सांसद जी आदरणीय श्री मुमताज अली जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय श्री नकुल दुबे जी का भी स्वागत करें। हमारे भाई नरेंद्र शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी लोगों से, मेरे सभी मित्र बंधुओं से निवेदन करूंगा सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि आदरणीय मिश्रा जी केवल आप लोगों से मिलने ही आए हैं। ये जब तक आपसे बात नहीं कर लेंगे ये अलीगढ़ से जाएंगे नहीं। तो बात कहने के लिए भी एक थोड़ा माहौल की आवश्यकता होती है। मेरे भाइयों, मेरे सम्मानित मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। मेरे मीडिया के सम्मानित बंधुओं, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। और जो लोग स्वागत कर चुके हैं वो कृपया मंच श्री हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र शर्मा जी बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद बाबू मुमताज अली जी का हाथी बैठ करते हुए स्वागत किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए भैया स्वागत की इस कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के मुख्य सेक्टर प्रभारी श्री रणवीर सिंह कश्यप जी आए। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा आपका चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत करेंगे। श्री रणवीर सिंह कश्यप। मिश्रा जी संघर्ष करो, मिश्रा जी संघर्ष करो। मैं साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री माननीय नकुल दुबे साहब का काफी प्रतीक चिन्ह में स्वागत करेंगे। मैं अपने गुरु, मेरे राजनीतिक गुरु माननीय नीरज मिश्रा जी पटियाली का स्वागत करना चाहता हूँ। मेरे गुरु, मेरे राजनीतिक गुरु नीरज मिश्रा जी। हमारे विजय पंडित जी, आदरणीय बड़े भाई श्री विजय पंडित जी ने हमारे माननीय पूर्व मंत्री श्री नकुल दुबे जी का स्वागत किया, हमारे मिश्रा जी ने स्वागत किया।
और आदरणीय माननीय मंत्री जी का मैं सभी से, मेरे सम्मानित भाइयों से निवेदन करूंगा, ये सेल्फी का प्रोग्राम न करें कृपया। बैठे जरा अपने स्थानों पे, अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि आदरणीय मिश्रा जी आपसे ही मिलने आए हैं और आपसे मिलकर ही जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा धैर्य का परिचय है। मेरे सम्मानित साथियों, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे माननीय मिश्रा जी आपको सुनेंगे, आपको कहेंगे, आपसे बात करेंगे। तो सभी मीडिया बंधुओं से विनम्र निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। भाइयों कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही श्री रणवीर सिंह कश्यप पूर्व सांसद माननीय मुमताज अली साहब का 100 उड़ाकर स्वागत करेंगे। श्री रणवीर सिंह कश्यप। अब सभी सम्मानितों से गुजारिश है कि अपना मंच खाली कर दें और अपने स्थान पर बैठने का काम करें। सभी मंच पर खड़े सम्मानित साथियों से करबद्ध निवेदन कि अपने अपने स्थान पर बैठकर काम करें। मेरे भाई दीनू पंडित जी और संजय शर्मा जी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया और मेरे माननीय मंत्री जी हमारे श्री नकुल दुबे जी का स्वागत किया। अभी मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा, कृपया ध्यान दें, हमारे माननीय मंत्री जी नकुल दुबे जी आपसे कुछ आग्रह करेंगे, प्लीज ध्यान से। बोलिए भगवान परशुराम की, बोलिए भगवान परशुराम की। आप लोग तैयार हैं या भी नहीं? इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर मौजूद है और हम सबके अगुआ, हम सबके प्रेरणा स्रोत और जिनके बल पर हम लोगों ने ये ऐलान कर दिया है कि 2022 में ब्रह्म समाज सिर्फ अपने अपमान का बदला ही नहीं लेगा, आपको दोबारा उस गद्दी पर पहुंचा करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा, ताकि हमारे समाज का मान सम्मान बरकरार रहे। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोग तैयार हैं? गोष्ठी के तैयार है? अपने अपमान का बदला लेने के लिए तैयार है? भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सीमा से उखाड़ करके 2022 में फेंकने के लिए तैयार है? तो मैं आमंत्रित करूं, सुनने को तैयार है आप सब लोग? धैर्य बनाए रहिएगा, शांति रखिएगा, मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिएगा। मुख्य अतिथि महोदय की एक एक बात को बहुत गंभीरता से सुन करके साथ में लेकर के जाइएगा, यहाँ छोड़ के मत जाइएगा, साथ में लेकर के जाइएगा और पूरे अलीगढ़ और आसपास के जिलों में यह संदेशा चला जाए कि ब्रह्म समाज निकल चुका है, हाथी पर सवार हो चुका है। पंडित सतीश मिश्रा जी की अगुवाई में मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय महोदय को, कृपया माइक पर आए और हम सबको आशीर्वाद देने की कृपा करें। माननीय सतीश मिश्रा जी। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, श्री मुमताज अली जी जो हमारे साथ में राज्यसभा में कई वर्षों तक रहे, पूर्व सांसद, उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष भी रहे और यहाँ के मंडल थोड़ा नीचे सामने आ रहा है। आप उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए, नीचे आ गया। में आ रहा है, आप वहाँ से श्री नरेंद्र शर्मा जी, श्री सूरज सिंह जी वहाँ कोऑर्डिनेटर हैं, श्री रणवीर सिंह कश्यप जी, श्री अशोक सिंह एडवोकेट,
श्री प्रमोद गौड़ पूर्व विधायक, मोहम्मद फुरकान अहमद, महापौर अलीगढ़ विजय पंडित, संजय शर्मा जी, विकास शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी, दीनू पंडित जी, लवकुश शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, शिवक्रांत शर्मा जी, प्रमोद गौड़ जी, विजय पंडित जी, संजय शर्मा जी, नीरज मिश्रा जी, जिन्होंने कल बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम हम लोगों का गोष्ठी कराई थी कासगंज में। यहाँ पर आए हुए सभी हमारे सम्मानित साथियों, मीडिया बंधुओं, भाइयों, आपका उत्साह जिस तरीके से बढ़ रहा है या देख रहे हैं, जो अयोध्या से शुरू हुआ 23 जुलाई को, और जैसे जैसे हम लोग आगे आगे हर जिले में जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में जाना है, हम देख रहे हैं कि उत्साह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और ब्राह्मण समाज के लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं, जुड़ ही नहीं रहे, इस कार्यक्रम के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। और उत्साहित कितने हैं वो तो देखने को भी जब से यहां आए मिल रहा है। लेकिन आपको ये भी जानने की जरूरत है कि आखिर ये गोष्ठी हम लोग आपके बीच में आके कर क्यों रहे हैं। ये गोष्ठी करने का उद्देश्य ये है कि प्रबुद्ध समाज जो इस समय उत्तर प्रदेश का है, उसके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। और उसका ऊपर दायित्व ये है कि वो जो उत्तर प्रदेश में अभी के हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से दहशत का माहौल चल रहा है, जिस तरह से लोगों को डराने, दबाने और धमकाने का माहौल चल रहा है, उससे डरे नहीं और उनकी धमकियों में ना आए, बल्कि उसका मुकाबला करें। और खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग जो यहाँ पर आज 90% से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, तो उनसे हमारा खास तौर से आग्रह है कि आपको ये देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आज उत्तर प्रदेश में आपके हालात इतने बदतर क्यों हो गए। पहले भारतीय जनता पार्टी और इनके लोगों ने दलित समाज के लोगों के ऊपर उत्पीड़न करना शुरू किया और उनको उत्पीड़ित करके इनको बड़ा एक स्वांता सुखाय मिलता रहा। और पूरे देश में इनका ये कोई उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में तो बढ़ चढ़ करके दलित की बेटी को जलाने का काम, रेप करने का काम, और हाथरस में बगल में ही आपके उसको फिर उसकी बॉडी, उसके देह को भी मरने के बाद उनके माता पिता को नहीं दिया और मिट्टी का तेल डाल के जलाने का काम किया, मीडिया को भी दौड़ा दिया, भगा दिया और सबको, घर वालों को बंद कर दिया। तो ये तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में इस तरह से कर रहे हैं, जहां जहां इनकी सरकार है। आपको याद होगा किस तरह से गुजरात में किस तरीके से ऊना कांड को हम लोग नहीं भूल सकते कि टेलीविजन में दिखा के फोटो खींचते हुए और कोड़े मारे जा रहे थे, और इस तरह से एक जगह नहीं, अनेकों जगह। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, 4.5 वर्षों में, जैसे ही उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार आई, तो सरकार के आते ही इन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी अपने निशाने पर लेने का काम किया। और ब्राह्मण समाज को इसलिए निशाने पर लेने का काम किया क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि ब्राह्मण समाज तो हमारा बंधुआ मजदूर बन गया है, क्यों? धर्म के नाम पे हमने उनको खरीद लिया। धर्म का हम उनको दिखाते हैं, एक मुखौटा दिखाते हैं, और ब्राह्मण समाज के लोग हैं, धर्म के नाम पे हमारे पीछे पीछे आकर के वोट डालने का काम करेंगे, और इसीलिए उन्होंने जिताने का काम भी किया। वरना इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था 2014 के बाद, आने के बाद, जिसकी वजह से इनको वोट देने की जरूरत थी? इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को आपस में लड़ाना, बांटना, और ब्राह्मण समाज के लोगों को ये दिखाना कि मैं भगवान श्री राम का ठेकेदार हूं, मैं मंदिर बनवाने जा रहा हूं, इस तरह का ठेका दिखा करके, और उनको इन्होंने प्रभावित करके अपने वोट लेने का काम किया।
लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में 2017 से ही ऐसी शुरुआत हो गई ब्राह्मण समाज के ऊपर, ये इतने हमलावर हो गए कि उन्होंने सरकार बनते ही अपना असली रूप दिखाने का काम कर दिया। किस तरीके से प्रतापगढ़ में 5-5 नौजवान लड़के और उनको जलाने का काम कर दिया, जला के मारने का काम कर दिया, उनकी झोपड़ियां जलाने का काम कर दिया। मैं तो उनके घर पे गया था, कहा कि ये तो वहां के मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के थे अपनी पीठ ठोक रहे थे, मीडिया में कह रहे थे कि बहुत बड़े अपराधी थे, इनको ठीक मार दिया गया और ठीक इनकी मौत हो गई। लेकिन उनके जब हम घर गए तो घर तो नहीं था, झोपड़ी थी। झोपड़ी देखने के बाद पता लगा कि 10 बाई 12 फीट की झोपड़ी में वो 5 लोग अलग अलग झोपड़ियों में रहते और उस गांव में रहते। उनके किसी के वो अकेले औलाद थे, किसी के वो रोटी रोजी अपने वही कमाने वाले थे, लेकिन उनको ठिकाने लगाने का काम कर दिया और वहां से अपनी आगाज दे दी कि हमने शुरुआत कर दी है अब दलित समाज के साथ साथ में अब ब्राह्मण समाज के ऊपर भी हम हमलावर होंगे। और ये इन्होंने उसके बाद वहां से आगे बढ़ करके, चाहे फिर वो कानपुर का किस्सा तो बहुत बाद में हुआ है, उसके पहले बहुत सारे किस्से हो गए। रायबरेली से चल करके ये बुंदेलखंड गए, झांसी में किया। बुंदेलखंड में एक व्यापारी ब्राह्मण समाज का था, मजबूत किस्म के आदमियों को छांटते थे लोग, मजबूत किस्म का आदमी था, डरता दबता नहीं था, उसको गाड़ी के अंदर रोक करके उसके गोली मार दी, सिर्फ इसलिए अधिकारी से, और कह दिया कि उसने आत्महत्या की है। जब खुलासा हो गया कि आत्महत्या नहीं है तो गोली मारी गई है, तो उस अधिकारी से कहा कि तुम उत्तर प्रदेश छोड़ के जल्दी से भाग जाओ और हम दिखाते रहेंगे कि हम तुमको ढूंढ रहे हैं, 1.5 साल से ढूंढ रहे हैं। अभी अगर कोई ब्राह्मण समाज के नाम लिखा दिया जाए अपराधी में तो अगले दिन जो है उसको ढूंढ भी लेते हैं, उसको गाड़ी में बांध के ले भी जाते हैं, गाड़ी भी फिसल जाती है, वो गाड़ी से बाहर भी निकलता है और उसके बाद उसका एनकाउंटर हो जाता है, शूट आउट हो जाता है, उसका मर्डर हो जाता है वहीं पर। एनकाउंटर कोई और चीज नहीं होती है। एनकाउंटर जब किया जाता है तो वो हत्या है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि एनकाउंटर करने का आपको ये हक नहीं है कि आप उसके सीने में गोली मार दो, लेकिन इनको तो मारना होता है। किसको मारना है ये भी तय कर लेते हैं, वरना बलिया में आप सब लोगों ने टेलीविजन में देखा किस तरीके से जिन लोगों के ऊपर इनका हाथ है, उन वहां के एमएलए और उन लोगों में से एक आदमी उनका जो था, उसने कैसे खुलेआम पब्लिक के सामने गोली मारी और एसडीएम भी मौजूद थे, लेकिन पूरा शासन प्रशासन खड़ा हो गया उसको बचाने के लिए और उसको बचाने का काम किया। उन्नाव में किस तरीके से रेप होता है एक लड़की का, लेकिन वहां के एमएलए को बचाने के लिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के तो थे ही पर उनके चहेते भी थे, इसलिए उनको बचाने के लिए पूरा अमली जामा लग गया। लेकिन जिस तरीके से झांसी में छत में सो रहे थे 5 ब्राह्मण और उनको वहां ले जाके मारने का काम किया, ऊपर दिखाया कि छत पे सो रहे थे और वहां पर मार दिया, जबकि उठा करके लाए थे कहीं से और वहां मारने का काम किया, सर कटवाने का काम किया। 1-2 नहीं, कोई जिला छोड़ा नहीं इन्होंने जहां दहशत न फैलाई हो। गिनती गिनने लगे तो सैकड़ों में गिनती आती है जहां ब्राह्मण के समाज के लोग, जैसे दलित समाज के लोग, ऐसे ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याएं हुई, उनको गोली मारी गई, उनको शूट आउट किया। कानपुर में एप्पल कंपनी में काम कर रहा था तिवारी, उसको गाड़ी रोकी, नाम पूछा और उसके सीने में गोली मर गया। हम उसके जब घर गए कोई देखने वाला नहीं आया पूछने, जब हम घर गए तो फौरन अमली जामा आ गया, सरकार के उप मुख्यमंत्री भी आ गए, मंत्री भी आ गए और वहां आकर के आश्वासन दे करके गए कि कोई बयान मत दीजिएगा, हम आपकी पूरी देखभाल करेंगे, हम आपके बच्चे की देखभाल करेंगे और सब कुछ करेंगे, इतना रुपया देंगे, और दिया कुछ नहीं। आज भी उन चीजों के लिए वो इंतजार कर रही है उनकी बेवा। लखनऊ में वो घर पे माता पिता के देखभाल करने के लिए ब्राह्मण समाज का, चूंकि वो ब्राह्मण समाज का था, उसका नाम डाल दिया था कानपुर वाले कांड में। वो देखने के लिए गया
तो उसको वहां से उठा लिया और उठा के ले जा करके कंटोनमेंट में शूट आउट कर दिया। कितने किस्से, जब राजधानी में 3-3 इस तरह के काम हो गए तो पूरे उत्तर प्रदेश में कितने हुए, ये सोचने की बात है। और कानपुर का किस्सा, कानपुर का तो आपसे कहीं छूटता ही नहीं है। कानपुर में जिस तरह का इन्होंने काम करने का किया कि एक व्यक्ति के नाम पे, जिसको कि शूट आउट में तो मार ही दिया, लेकिन एक व्यक्ति को लेकर के इन्होंने 100 ब्राह्मणों को उसमें नामजद कराया। पहले तो नाम नहीं मालूम थे, अपने अधिकारियों से कहा कि ऐसा करो कि ये कांड हो गया है, इसका फायदा उठाओ। और जितने भी मजबूत ब्राह्मण हो, अभी तो अज्ञात 100 अज्ञात रिपोर्ट लिख दो, 100 अज्ञात ब्राह्मण, और रिपोर्ट लिख दी गई। और उसके बाद ढूंढ लो जितने मजबूत ब्राह्मण हैं जो नहीं दबने का काम कर रहे हैं, और जो जिनके साथ में लोग हैं उनकी गिनती गिन लो, उनके नाम लिख लो और एक एक करके उनको नामजद करते चलो। चाहे वो आसपास के जिले के हों, कानपुर के नहीं, फर्रुखाबाद के हो, कन्नौज के हो, कानपुर के हो, शहर के हो, इटावा के हो, उन्नाव के हो, आसपास के जितने भी जिले हैं उनको एक घेरा बना लो और उसमें से उठा करके उसमें से उनको निपटाने का काम करो। 16 साल के लड़के का शूट आउट कर दिया, 6 गोलियां मार करके उसी कांड के तहत में, और कहा कि ये तो भाग रहा था। 16 साल के एक लड़के का शूट आउट कर दिया। बंबई में और कलकत्ता में जो ब्राह्मण समाज के लोग जिनको नामजद बाद में कर दिया, वो वहां पर थे उस दिन जिस दिन ये किस्सा हुआ है, और उनको भी उठवा लिया। और आज भी 50 से ज्यादा उसमें से जो नामजद इन्होंने बनाए थे वो जेल के पीछे सड़ रहे हैं और उनको वहां बंद कर रखा है। और सारी दफाएं जितनी हो सकती थी इंडियन पीनल कोड में वो उनके ऊपर लगा करके इंतजाम किया कि वो कभी छूटने ना पाए। इतना ही नहीं, जब गिरना शुरू करते हैं और जब तय कर लेते हैं कि हमें तो इस समाज को सबक सिखाना है, इस समाज को ठिकाने लगाना है, तो किस हद तक गिर गए। एक 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे, उसका क्या दोष था? वो कौन सी बड़ी भारी आतंकवादी या टेररिस्ट थी? वो तो 29 तारीख को ब्याह के आई थी, 29 और 30 को शादी हुई, रात में हुई, 29 और 30 तारीख को गई थी। और पहली तारीख उसका पहला दिन था, 1 जुलाई। 2 तारीख को ये किस्सा हो जाता, उसको भी उठा ले गए। 7 दिन तक तो कहीं पर अज्ञात स्थान पर रखा, कहां ले गए, क्या किया, ये भी नहीं किसी को बताते हैं। जब हल्ला हुआ कि वो लड़की कहां चली गई, शादी हुई थी, तो 7 दिन के बाद उसको ले जा करके और रिमांड होम में भी नहीं, जेल में बंद करने का काम कर दिया। 3 महीने तक जेल में रखा। जब ये रिपोर्ट आई जुवेनाइल बोर्ड की कि ये तो 16.5 साल की लड़की है, तो अब उसको उन्होंने ले जाके रिमांड होम में डाल दिया। बाराबंकी में रहने वाली, कानपुर के माता पिता इतने गरीब, और वो कानपुर में, और उसको ले जा करके आपने रिमांड होम में बाराबंकी में डालने का काम कर दिया। और जितनी दफाएं हो सकती थी उस लड़की के ऊपर, खुशी दुबे के ऊपर इतनी दफाएं हैं जितनी बड़े से बड़े दुर्दान अपराधी के ऊपर नहीं हो सकती, उतनी उसके ऊपर दफाएं लगा दी। 302 से शुरू करते हुए सारी दफाएं लगाने का काम कर दिया। पूछा गया जब कि ये क्या इसका जुर्म है, कहते हैं कि 3 औरतें बाहर दिख रही थी छत में, उन 3 वो कुछ हाथ हिला रही थी, उनमें से ये भी होगी, और इसलिए उसको उठा लिया और उसको ले जाकर के जेल में बंद किया। जब ये पता लग गया इसकी तो बेल हो ही जाएगी, तो बेल ना होने पाए, तो लखनऊ से बैठ के पूरे शासन और प्रशासन के लोगों ने अपनी ताकत लगाते हुए योजनाबद्ध तरीके से एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवाई। और वहां के जो सुप्रिंटेंडेंट, महिला सुप्रिंटेंडेंट है जहां वो बंद है, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यहाँ 2 कमरे में 48 लड़कियां बंद हैं, उनमें से एक ये लड़की भी बंद है। और उन 48 लड़कियों में से 47 लड़कियों ने ये हमसे कहा है कि अगर ये छूट गई, कि अगर हम छूट गए, ये कहती है हम लोगों से, अगर हम छूट गए तो बाहर निकल करके हम बहुत बड़े अपराधी बन जाएंगे और तुम लोगों को सबको भी उठवा लेंगे। इस तरह की एक कंप्लेंट फर्जी बना करके और उसकी बेल को खारिज कराने का काम किया। इंतजाम किया है कि वो जिंदगी भर वहीं पर जेल में पड़ी रहे। इतना ही नहीं, एक महिला जो घर में काम करती थी, उसका क्या दोष था, उसको भी उठा ले गए, और उसको तो ले ही गए, उसके साथ साथ में उसकी 3 साल की एक लड़का
और 6 साल की बच्ची उसको भी ले गए और वो भी जेल में बंद है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की इस समय जो सोच है ब्राह्मण समाज के बारे में, वो समाजवादी पार्टी से हट करके नहीं है। हम लोगों ने सोचा, आप लोगों ने सोचा था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने तो अखबार में भी उनका बयान छपा था कि ब्राह्मणों का काम नहीं करना है, इनको सबक सिखाना है। लोग याद करते हैं नीरज मिश्रा का किस तरह से कन्नौज में सर काट के और समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान में लखनऊ मंगवाया गया था। इन सब चीजों को याद करके ब्राह्मण समाज ने उनको सबक सिखाते हुए उनको बाहर सत्ता से किया था। और ये भी याद होगा ये किस्से सब हुए थे 2007 के पहले, जब उनकी सरकार थी 3 से 7 के बीच में। उसी को इन्होंने फिर जब 12 में आए तो 12 से लेकर 17 के बीच में भी उसी तरीके से इन्होंने ब्राह्मण समाज को बेइज्जत करने का काम किया था। याद करिए, लेकिन जब ब्राह्मण समाज की बेइज्जती हुई थी और ब्राह्मण समाज के सर कटवा करके मंगवाने का काम किया था और ब्राह्मण समाज राजनीतिक रूप में शून्य पे पहुंच गया था, तब हम आपके बीच में आए थे। हम पूरे उत्तर प्रदेश में गए थे, आप यहाँ भी आए थे, इस जिले में भी आए थे, अलीगढ़ भी आए थे और आकर के हमने आपसे बातें कुछ की थी। उनमें से कुछ मुख्य बातें आज मैं आपके सामने दोहराना चाहूंगा। हमने कहा था कि आप क्यों ऐसी स्थिति पे पहुंच गए, इसका कभी सोचने का काम करिए। आखिर ब्राह्मण समाज 13% तो सरकारी आंकड़े के हिसाब से है और 16.5% ब्राह्मण समाज पूरे उत्तर प्रदेश में, वैसे 16.5%। 3 करोड़ से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन फिर भी 5 से 6 MLA रह गए थे असेंबली में। ऐसे में हमने आपसे अनुरोध किया था कि जब इतनी बड़ी ताकत है, इसलिए आप कुछ नहीं दिख रहे और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और कहीं पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एकता नहीं है। हम लोग बिखरे हुए, अलग अलग तरह से बंटवारा किए हुए, अपने बारे में, स्वयं के बारे में सोचने लगते हैं। समाज के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन कभी कभी खाली स्वयं के बारे में सोच करके समाज को भूल जाते हैं। और इसका कारण है कि हम तो कान्य कुब्ज ब्राह्मण है, सरजू पारी ब्राह्मण है, सनाट ब्राह्मण है, इसमें बढ़ जाते हैं। कभी 20 विश्वास, 16 विश्वास, 12 विश्वास में बढ़ जाते हैं। कभी हम राय हैं या त्यागी हैं, इसमें बढ़ जाते हैं। हमने कहा था जब तक आप अपने आप को समूचे रूप से इकट्ठा होकर के और ब्राह्मण के नाम से जानना नहीं शुरू करेंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मिश्रा जी तुम संघर्ष करो, मिश्रा जी तुम संघर्ष करो, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। और जिस दिन आप लोग इकट्ठा हो जाएंगे, एक साथ अपने को एक समूह में रख लेंगे, तो हर व्यक्ति आपकी तरफ देखेगा, हर पार्टी देखेगी। आप इकट्ठा हुए, आप एक साथ हुए, आप लोगों ने 5 लाख से अलग संख्या में खड़े होकर के 9 जून 2005 को बहन मायावती जी मुख्य अतिथि थी, उस दिन उनका स्वागत करने का काम किया था और अपनी ताकत दिखाने का काम किया था। आपने जो तैयारी है उसको भी दिखाने का काम किया था। बहन मायावती जी ने, जब हमने उनको गणेश जी की प्रतिमा दी थी, तो हाथ में लेकर यही कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ये कहकर के अपनी बात सुनी। और उन्होंने ये भी कहा था उस दिन कि ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके हम अपनी पार्टी का नारा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इसको बदल करके अब जिसकी जितनी तैयारी और उतनी उसकी हिस्सेदारी का नया नारा देते हैं। और उन्होंने ब्राह्मण समाज की तैयारी के हिसाब से बढ़ चढ़ करके ब्राह्मण समाज को, जहां 40 सीटों पे लड़े थे, 85 सीटों पे लड़ाने का काम किया। और जब 85 सीटों पे ब्राह्मण समाज के लड़े तो 45 सीटों पर जीत के लिए आए थे। लेकिन इसलिए आए थे क्योंकि अकेले दम पे ब्राह्मण समाज एक भी सीट नहीं जीत सकता, क्योंकि उन्होंने भाईचारा बनाने का काम किया। हमने जो अनुरोध किया था उसको स्वीकार करने का काम किया था कि आप हमारे जो दलित समाज के भाई बहन हैं, जो 23% हैं, और उनके साथ में पहले से ही अन्य समाज के लोग, चाहे वो बैकवर्ड समाज के हो चाहे अल्पसंख्यक हो, वो सब पहले से जुड़े हुए हैं। उनके साथ में भाईचारा जब आप बनाएंगे तो आप तो 2 ही लोग मिलकर के 40 हो जाते हैं, और बाकी जो मिल जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, आप सोचने का काम करिए और हर सीट पर खाली होने का काम करिए।
और उसी की वजह से 45 सीटें जीते थे। क्योंकि सर्व समाज जो बहुजन समाज पार्टी का बहन मायावती जी के पीछे खड़ा था, उसने अपना वोट भी देने का काम किया। लेकिन ब्राह्मण समाज ने भी अपना वोट देने का काम किया। हर सीट पे जाए जो भी व्यक्ति खड़ा हो, उससे खुल करके अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को दिया और बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन बहन मायावती जी ने अगर वादा किया था, तो जो वादा किया था कि उनका इस समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान हम वापस करने का काम करेंगे, उसको वापस करने के समय जब सरकार बनी तो उन्होंने जितना हमने सोचा था कि इतना मिलेगा, उन्होंने उससे कहीं कहीं ज्यादा बढ़ा करके देने का समाज को करने का काम किया था। उन्होंने 15 एमएलसी बनाए, विधान परिषद का अध्यक्ष ब्राह्मण समाज का बनाया, 15 मंत्रालय उन्होंने ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े मंत्रालय देने का काम किया। नकुल दुबे भी उनमें से एक है। उन्होंने इतना ही नहीं, 35 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को चेयरमैन वाइस चेयरमैन बना के मंत्री बनाने का दर्जा देने का काम, मंत्री बनाने का, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का काम किया। 5000 वकील उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों को मिला लीजिए तो ब्राह्मण समाज के 5000 वकीलों को सरकारी वकील भी बनाने का काम किया था। सरकारी वकीलों का जो मानदेय था उसको 10 गुना बढ़ा करके एक सम्मानजनक रूप देने का काम किया था। 6 MP बना के भेजा उन्होंने लोकसभा में ब्राह्मण समाज के। हमको उन्होंने राज्यसभा में अपनी पार्टी का नेता बनाया और आज तक बना के रखा है। और अब तो लोकसभा में भी उन्होंने ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को इस समय नेता बनाने का काम किया है, आपको सम्मान देने। लेकिन इन पार्टियों ने क्या किया? इन्होंने जो किया वो आपके सामने मैंने अभी रखा। किसी भी रूप में देख लीजिए, कानून व्यवस्था में देख लीजिए, कानून व्यवस्था जो बहन मायावती जी के समय थी वो आज पूरे देश में लोग याद करते हैं कि कानून द्वारा कानून का राज चलाना तो कोई सीखना है तो बहन मायावती जी से सीखना। उन्होंने कानून का राज चलाने के लिए अपने खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, 15 दिन पुरानी सरकार थी 2007 में, कानून अपने हाथ में लेने का काम किया था, अपने घर से बुला करके और वहां से जेल भिजवाने का काम किया था और पूरे 5 साल तक रखा था। उन्होंने अपने 2 मंत्रियों को जेल भिजवाने का काम किया था क्योंकि कानून को उन्होंने अपने हाथ में लेने का काम किया था। इनकी तरह नहीं, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कि अपने ये मेरे अपने हैं, ये तो मेरी पार्टी के हैं, ये दुर्दांत अपराधी हैं, तो कोई बात नहीं, ये तो हमारे अपने हैं, इनको तो बचा के रखना है। बहन मायावती जी के यहाँ इस तरह से न्याय नहीं चलता था। इसीलिए आप देखिए कि हमारे जब उस समय सरकार चल रही थी तो रात के 2 बजे भी अगर किसी महिला को घर से बाहर जाना हो किसी कारण से, जरूरी काम से, तो वो सोचती भी नहीं थी, बेहिचक उठ करके और घर से अपने काम के लिए निकल जाती थी, क्योंकि उसको ये मालूम था कि कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ गलत निगाह उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं और उसको ये अच्छी तरीके से मालूम है। लेकिन आज हर 2 घंटे में जो इनकी क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है उसके तहत में हर 2 घंटे में एक महिला का रेप होता है उत्तर प्रदेश में। ऐसी स्थिति पे हम लोग पहुंच गए जहां पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में हम लोग बदनाम हो रहे हैं कि ऐसा प्रदेश चल रहा है जहां हर 2 घंटे में एक महिला का रेप हो जाता है, बच्चियों के साथ में दुराचार होता है। ये सब चीजें कानून के साथ साथ में विकास में अगर ले लीजिए तो उत्तर प्रदेश का विकास जो बहन मायावती जी ने किया वो आज तक दोबारा नहीं हो पाया। कोई शहर ले लीजिए, कोई गांव ले लीजिए, कोई वो ले लीजिए, हर जगह बहन मायावती जी ने समग्र विकास करने का काम किया। और चाहे वो धर्म स्थली क्यों ना हो, जहां ब्राह्मण समाज के लोगों की खास तौर से आस्था जुड़ी होती है। अयोध्या में जितने सरयू नदी में के किनारे किनारे घाट के बने हुए थे, उन सबको ठीक कराने का काम बहन मायावती जी की सरकार में हुआ था। वाराणसी में जितने घाट के किनारे जो बनाया गया उसको आपस में जोड़ करके बहन मायावती जी ने बनाने का काम किया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जो सबसे बड़ा था और उसमें पूरे इलाहाबाद, पूरे वहां की बनारस की जितने भी नाले से आते थे पानी, गंदा पानी आता था,
गंगा में गंदा पानी ना गिरे, उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डाल करके और उसको बनवाने का काम बहन मायावती जी ने किया। आपके पड़ोस में वृंदावन है। वृंदावन में जाकर के देखिए, चाहे वो परिक्रमा हो पूरे वृंदावन और गोवर्धन की और सबकी, और चाहे पूरे वृंदावन में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज नहीं था, वो बनवाने का काम किया। वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ी गई थी समग्र विकास की। 550 करोड़ रुपए खर्च हुए थे समग्र विकास के तहत में। जब यहाँ पर वृंदावन आए तब पता लगा कि वृंदावन ऐसी नगरी जो हमारे प्रभु कृष्ण भगवान की नगरी है, कृष्ण कन्हैया की नगरी है, वहां सीवेज नहीं है, कोई सीवरेज का सिस्टम ही नहीं है। तो पूरे वृंदावन में उसको डलवाने का काम किया, पानी की व्यवस्था करी, वहां पर एक विधवा आश्रम बनवाने का काम किया, कच्ची सड़क पक्की सड़क पूरे परिक्रमा के लिए बनाने का काम किया, वहां पर एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने का काम किया, बस अड्डा बनाने का काम किया, वहां का मेला घोषित कराने का काम, सरकारी मेला घोषित कराने का काम, उसको करने का काम किया, टोल टैक्स खत्म करने का काम किया, वहां पर एक बिजली घर भी बना करके देने का काम किया। ये बहन मायावती जी ने। ये लोग खाली धर्म के नाम पे और धर्म स्थली के नाम पे ये खाली वोट बटोरना जानते हैं, काम करना नहीं जानते हैं। और इसीलिए जब हम अयोध्या गए, हमने 23 तारीख को अयोध्या से पहला चरण शुरू किया था, दूसरा चरण हमने वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करके और दूसरा चरण शुरू किया जो अभी चल रहा है और 14 तारीख तक चलेगा। लेकिन जब हम अयोध्या गए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनके लोगों ने विरोध करने का काम ये किया, मीडिया से कहा कि इनसे पूछो कि ये प्रश्न करो कि ये अयोध्या क्यों आए, इनका अयोध्या से क्या लेना देना, क्योंकि अयोध्या में तो हमारा ही जिम्मेदारी है और हमारा ठेका। भाई आप ठेका ले सकते हैं क्या भगवान श्री राम का? इससे कोई भी व्यक्ति भगवान श्री राम का ठेकेदार बन सकता है? हम लोग तो ब्राह्मण समाज के हैं, हम लोगों को तो जन्म से पैदा होने के तुरंत बाद ही से ऐसे संस्कार डाल दिए जाते हैं कि आप भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, आप भोले बाबा शंकर जी की, आप हनुमान जी की, आप माँ दुर्गा की, इन सबकी स्तुतियां याद कराई जाती हैं और कहा जाता है घर से निकलो उसके पहले इनको जो है इनकी पूजा करो, पूजा अर्चना करो, उसके बाद घर से बाहर निकला करो। तो हम लोग तो यही करते आ रहे हैं, नृत्य करते आ रहे हैं। भगवान श्री राम हमारे भी आराध्य हैं और अगर हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं अयोध्या में तो कहते हैं कि आप वहां क्यों आ गए? और वो तो बाद में पता लगा कि क्यों इतना नाराज थे, क्यों नहीं चाहते थे कि हम वहां जाएं, क्योंकि जब वहां गए तब पता लगा कि 1993 से आप विदेशों से इस देश में हर जगह से रुपया लेकर के चंदा इकट्ठा कर करके आपने तो लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया खाली इसी नाम पे कि हमको मंदिर बनाने जा रहे हैं, हमको उसके लिए पैसा चाहिए। जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, 1 साल से ज्यादा हो गया, 1.5 साल, तब भी आपने उस समय से, उसके बाद से आपने फिर से लोगों को झोला लेके भेज दिया सबके यहाँ और कहा कि इसमें पैसा मांगो, चंदा मांगो कि मंदिर बनाना है, और कहते हैं कि 10,000 करोड़ रुपया सिर्फ इकट्ठा हुआ है, अभी तो हमको बहुत और इकट्ठा करना है। इनसे हम पूछना चाहते हैं कि आपने रुपया करा क्या, कहां उसको लगाया? अयोध्या के नाम पे जब देखिए तब सुनने को मिलता है टेलीविजन के माध्यम से, बार-बार माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हजारों करोड़ की योजनाएं हमने दे दिया है अयोध्या को, लेकिन कहां पर गया वो रुपया, कौन सी योजना में जा रहा है? हम तो अयोध्या नगरी गए, वहां तो कुछ भी नहीं विकास दिखा, समग्र विकास तो छोड़िए, वहां के हालात किसी और जगह से भी ज्यादा बदतर नजर आ रहे हैं, वृंदावन की तरह नहीं। हाँ, हालांकि अब भी वृंदावन में उन्होंने वृंदावन को भी खराब करने की योजना बना ली, क्योंकि वहां पर जो काम हमने किए थे और जो चीजें लगाई थी, चाहे वो फुटपाथ के साथ में हमने बेंच लगवाई थी खड़े होकर के खुद, जिससे कि जो परिक्रमा करते हैं उनको परेशानी ना हो, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनके बैठने का स्थान हो, पानी पीने के हमने जगह जगह बनाए थे, वो सब बेकार हो गए, सब टूट गए, लेकिन उसको भी नहीं संभाल पा रहे। अयोध्या में तो कुछ किया ही नहीं, और मंदिर के नाम पे भी आपने क्या किया, खाली ईंट की पूजन कर दी 1 साल पहले। 5 तारीख को 2 दिन बाद 1 साल हो जाएगा,
5 अगस्त को आपने 4 ईंटों की पूजा करी, भूमि पूजा नहीं किया, आपने कोई और नहीं किया। इस देश के सभी विद्वान पंडितों ने और सबने कहा कि ये 5 तारीख अगस्त जो है वो सही दिन नहीं है, आप गलत दिन चुन रहे हैं। लेकिन उनको इससे मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि हम ये किस दिन कार्यक्रम दे सकते हैं, वहां पर मुख्य अतिथि हम उसके हिसाब से तय करेंगे। और वहां पर ईंट पूजन करा दी और उसका नतीजा क्या है कि आज तक वो नींव तक नहीं पड़ पाई है। मंदिर की बात तो बहुत बात की बात है, क्योंकि नियत ही नहीं है मंदिर बनाने की। नियत तो सिर्फ इतनी थी कि भगवान श्री राम का नाम लेकर के और उनको एक वोट की वस्तु बना के और हम उनके नाम पे वोट मांगते रहेंगे और धर्म के नाम पे वोट मांगते रहेंगे। और इसीलिए नहीं चाहते थे कि हम वहां जाएं। धर्म के ठेकेदार बनते हैं ये। और जबकि पूरा जो प्रदेश में राज्य चल रहा है वो अगर राम राज्य यही है तो ऐसी कल्पना तो राम ने भी नहीं की थी कि ऐसा राम राज्य होगा जहां इस तरह से मारकाट होगी, इस तरह से लोगों को आपस में लड़ाया जाएगा, इस तरह से वैमनस्यता फैला करके सिर्फ वोट के लिए एक माहौल बनाया जाएगा। ऐसा राम राज्य कभी नहीं कल्पना में भगवान राम भी नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने इस तरह के माहौल बना करके दहशत का माहौल पूरे प्रदेश में बना के रखा हुआ है और कहते हैं धर्म के ठेकेदार हैं। धर्म के अगर ठेकेदार हैं तो आज देश उत्तर प्रदेश में जो 1500 संस्कृत स्कूल जहां पर संस्कृत पढ़ाई जाती है, वेद पढ़ाए जाते हैं और वेदों का पाठन कराया जाता है, पुराण पढ़ाए जाते हैं, उनको क्यों बंद करा रहे हैं आप? 500 तो बंद हो गए क्योंकि आप टीचर के लिए पैसा नहीं दे रहे। वहां टीचर नहीं है, जब टीचर नहीं तो पढ़ने वाला कहां से आएगा? उन्होंने जो महाविद्यालय थे 500 उसको भी आधे तक बंद कर दिया है और नया आदेश जारी किया पिछले साल कि जो बचे हुए हैं इनको भी आधे में कर दो और इनको बंद कर दो, क्योंकि वहां बच्चे नहीं है। बच्चे कहां से आएंगे जब टीचर नहीं है? तो जो सरकारी स्कूल है, जो गैर सरकारी, उनको तो छोड़िए। बहन मायावती जी ने तो 300 संस्कृत स्कूल जो मान्यता प्राप्त है लेकिन जिनके पास जिनको सरकारी नहीं थे उनको अनुदान देने का काम किया था। इन्होंने तो इनको बंद कराने का काम कर दिया और इस तरीके से धीरे धीरे ये इस प्रदेश से हिंदू संस्कृति खत्म कर देंगे, ये सनातन धर्म खत्म कर देंगे। जब वेद पढ़ने वाला पढ़ाने वाला नहीं होगा तो सनातन धर्म कहां रह जाएगा? और ये कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं। तो इनसे तो लोग प्रश्न पूछेंगे ही, खाली हम नहीं पूछ रहे, इस प्रदेश का हर व्यक्ति पूछ रहा है। ब्राह्मण समाज खास तौर से पूछने लगा है और मुखर होकर पूछ रहा है कि हिसाब दो, कहां गया रुपया जो तुमने इकट्ठा किया था मंदिर के नाम पे और कहां लगाया, उसका हिसाब दो। और हिसाब तो इनको देना ही पड़ेगा, अभी नहीं देंगे तो इसके बाद देना पड़ेगा। हिसाब तो इनसे लिया ही मैं जो आज अत्याचार हो रहे लोगों के ऊपर, जो आज वित्त विहीन विद्यालय बंद हो रहे हैं और जिनको कि जहां पर टीचर लाठियां खा रहे हैं जब इनके पास जाते हैं, सर मुड़ाने का तक काम किया एक महिला टीचर ने, लेकिन फिर भी इन्होंने उसकी नहीं सुनी और उसके बावजूद भी इन्होंने उन वित्त विहीन विद्यालयों को बंद कराने का काम कर दिया। ये इनकी मानसिकता है। बहन मायावती जी से जब वो लोग मिले उन्होंने कहा कि आप परेशान ना होइए, हमारी सरकार आने दीजिए, हम आते ही एक कमीशन बैठा लेंगे और 3 महीने में रिपोर्ट लेकर के उसको आपकी ये सारी समस्याओं को दूर करने का काम ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए भाइयों, आपको इनका चेहरा कुछ और है, मुखौटा कुछ और है। उस मुखौटे को उतारिए और उसके पीछे इनके असली चेहरे को पहचानिए और पहचान करके आप एक बार दोबारा से अपनी सरकार बनाइए। और अपनी सरकार आप तभी बनाएंगे जब आप अपने हाथ मजबूत करेंगे। अपने हाथ आप मजबूत करने के लिए आपको हमारे हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। आप हमारे हाथ मजबूत करेंगे तो आपके हाथ अपने आप मजबूत हो जाएंगे और हम सब मिलके बहन मायावती जी को इस उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री संघर्ष करो, दोबारा से संघर्ष करो, दोबारा से एक बार हम लोग यहाँ अमन चैन की सरकार बना के, चाहे वो किसान हो,
चाहे वो मजदूर हो, जो किसान आज धक्के खा रहा है, मार खा रहा है, लाठियां खा रहा है, ठंड में भी पानी मारा, 500 से ज्यादा किसान मर गए, उनकी समस्या इन्हीं की उत्पन्न की हुई है। उनके ऊपर 3-3 कानून इस तरह के ठोक रहे हैं, उनके ऊपर लगा रहे हैं, जिसके द्वारा उनकी जमीन को छीन सके। ये उनकी जमीन को छीनना चाहते हैं, लेकिन किसान जो है वो अपने लिए लड़ रहा है। हम लोग भी उनके साथ में खड़े हैं, पार्लियामेंट से लेकर के बाहर तक बहुजन समाज पार्टी किसान के साथ में खड़ी हुई है। रोज प्रदर्शन हो रहा है, उसमें हम लोग भी शामिल हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो। आज मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान है, उसके पास नौकरी नहीं है, उसकी नौकरियां लेने का काम कर दिया। देने का वादा किया था 2 करोड़ नौकरी सालाना, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा नौजवानों की नौकरियां लेने का काम किया। ये वो सरकार है जो कहती है झूठे वादे करती है, 15 लाख रुपए दे देंगे, और जब नहीं दिया तो लोगों से कहा वो तो जुमला था। और जब नौजवानों ने कहा कि हमारी नौकरी का क्या होने वाला जो आपने कहा था, तो उनसे कहते हैं जाइए, आप पढ़े लिखे हैं, आप PhD होल्डर हैं, आप जाकर के पकौड़े बेचने का काम करिए और उस तरह से अपना काम चलाने। पकौड़ा बेचना कोई खराब चीज नहीं है, हम लोग उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं जो ये काम इस तरह के काम करते हैं। हम लोग तो उन्हीं के लिए खड़े ही होते हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी इस तरह के लोगों के लिए लड़ने का काम करती है। लेकिन आप वादा करते हैं कि आप पढ़ लिख करके आए हैं, हम आप PhD किए हुए हैं, आप डॉक्टरेट किए हुए हैं, हम आपको नौकरी देंगे, उनसे आप ये करते हैं, तो ये उनके साथ में वादा खिलाफी नहीं, बल्कि उनको नीचा दिखाने के लिए खाली कि देखिए आपने बड़ा भारी अपना बढ़ चढ़ करके वोट दिया था, हम आपको असली ठिकाने पर लगाने का काम हम करेंगे। इसलिए हमारा सबसे अनुरोध है, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इन बातों को ध्यान में रख करके खाली अपने तक सीमित मत रखिएगा, अपने भाई बंधुओं और उनके बीच में इनको पहुंचाने का काम करिए। उनको बताइए कि इनका असली चेहरा ये है, और डरने की जरूरत नहीं है, दबने की जरूरत नहीं है, खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोगों को, क्योंकि आप तो भगवान श्री परशुराम के वंशज हैं, जहां डरना और दबना सिखाया नहीं गया। आप देखिए, ये सब भी देखिए, भाईचारा बनाने का काम बहन मायावती जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की थी, तो उन्होंने सरकार जब अपनी बनाई तो उन्होंने सर्व समाज की सरकार बनाई थी। हर समाज के लोग, चाहे वो दलित समाज के हो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग के हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, और चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हो, उन्होंने सबको एक साथ लेकर के और तब उनको सम्मानजनक उनको जगह दे करके, और चाहे राजनीतिक हो, चाहे गैर राजनीतिक हो, चाहे अधिकारी लोग हो, सबको उन्होंने सम्मान देने का काम किया और एक मजबूत सरकार बनाने का काम किया। आज बहन मायावती जी की सरकार जब होती है तो उत्तर प्रदेश में कोई दंगा फसाद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दंगे फसाद आप जानते हैं कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये दंगे फसाद करवाते हैं और दंगे फसाद करवाए जाते हैं। दंगे फसाद कभी होते नहीं है। अगर होते तो बहन मायावती जी की सरकार में क्यों नहीं होते हैं? वहां पर क्यों अमन चैन से सब लोग रहते हैं और एक साथ रहते हैं? इसलिए आपको जरूरत है कि आप भी एक साथ मिल करके भाईचारा बनाते हुए हम लोगों के हाथ मजबूत करिए और बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके यहाँ सब समाज की सरकार बनाने का काम करिए। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम।